हेलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर मॉडल। ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को समझना है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से बताया जाता है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी नीट का सिलेबस है, मेडिकल एंट्रेंस का सिलेबस है, वो यहाँ से एनसीईआरटी के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है, किसी भी मेडिकल एंट्रेंस में नहीं। ठीक है, तो कंसेप्ट हर चीज का एनसीईआरटी से ही उठाया जाता है। तो आप लोग आज चलो पढ़ते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। हाथ में क्या क्या होनी चाहिए? कॉपी, पेन और साथ में एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। चलो फिर शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहले टॉपिक जो है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। यहाँ पे बोर्स मॉडल पढ़ना है। ठीक है, देखो, हिस्टोरिकली results observed from the studies of interactions of radiations with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules. Niels Bohr utilized these results to improve upon the model proposed by the Rutherford. रदरफोर्ड ने जो मॉडल अपना बताए थे, वो मॉडल को क्या कर रहे हैं? इसी मॉडल को डेवलप कर रहे हैं। कौन? बोर साहब मिल करके। द टू डेवलपमेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब दो मेजर रोल है, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला मेजर रोल है ये, ठीक है, कह रहा है dual character of electromagnetic radiations, which means of radiations possesses both wave-like and particle-like properties। ठीक है, जो रेडिएशन होती है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसके पास दो कैरेक्टर होती है, एक वेव लाइक कैरेक्टर, दूसरा पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। ठीक है, सेकंड में है आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो दो बातें पढ़नी हम लोगों को, पहला वेव और दूसरा पार्टिकल। जो पार्टिकल का चीज है वो यहाँ पे नहीं पढ़ाई होगा, वो मेनली ऑप्टिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। वेव वगैरह यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस होगा और पार्टिकल भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस होगा। ठीक है, लेकिन मेनली हम लोग इस चीज को फिजिक्स में पढ़ते हैं, जबकि स्पेक्ट्रा भी फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट छिपा हुआ है केमिस्ट्री में। चलो, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डुअल कैरेक्टर की बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 2.4, जो आगे हम लोग 2.4 में देखेंगे। चलो, टॉपिक है अभी का वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर सबसे पहले हम लोग डील करेंगे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। In the mid-19th century, the physicists actively studied the absorption and emission of the radiation। जो 19th सेंचुरी में सबसे जो ज्यादा स्टडी किया जाता था, वो फिजिक्स, जो फिजिसिस्ट थे, जो फिजिक्स के विद्वान थे, वो अब्जॉर्प्शन एंड इमिशन पे बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी किया करते थे। ठीक है, उसके बाद देखो दीज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। और ये जो हीट ऑब्जेक्ट से ज्यादा आता था, हीट ऑब्जेक्ट से, जो हीटेड ऑब्जेक्ट है वो वहां से निकलता था, इसीलिए उसको क्या कहा गया? थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। दे ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ व्हाट द थर्मल रेडिएशन इज मेड ऑफ। वो लोग ट्राई कर रहे थे, कोशिश किए कि जो थर्मल रेडिएशन है वो किस चीज से बना हुआ है। इट इज नाउ अ वेल नोन फैक्ट दैट थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो सब कुछ डिस्कस के बाद, एक्सप्लेन के बाद, डिस्कवरी के बाद पता चला है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या होता है, ये बना हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या है? थर्मल रेडिएशन बना हुआ रहता है ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ, जिसके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। इट इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट। अब जो नंबर ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट है वो भी बात करेंगे, विच वेयर अननोन इन द मिड 19th सेंचुरी। जो कंसेप्ट है अभी का डिस्कवर किया हुआ, वो कंसेप्ट उस टाइम नहीं हुआ करता था। फर्स्ट, एक्टिवली स्टडी ऑफ द थर्मल रेडिएशन लॉ अकर्स इन 1850s and the theory of the electromagnetic waves and the emission of such wave by accelerating the charge particle। जो सबसे पहले स्टडी किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, यानी वेव का, दैट इज कॉल्ड वेव्स बाय एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करके सबसे पहले स्टडी किया गया। डेवलप्ड इन अर्ली 1870s बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके डिस्कवर किया गया है, पढ़ा गया है, वो एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो कौन किए थे? क्लर्क मैक्सवेल किए थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है,
which was experimentally confirmed later by हेनरिच हर्ज, जो बाद में जाकर के हेनरिच हर्ज के द्वारा इस चीज को सत्यापन किया गया, प्रूव किया गया। Here we will learn same facts about the electromagnetic radiation. James Maxwell 1870 was the first to give the comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on the microscopic level. सबसे पहले मैक्सवेल ने ये बात बताया कि एक comprehensive explanation बताया कि interaction between charged bodies and their behavior electrical and मैग्नेटिक फील्ड्स और माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि सिंपली मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक क्या चीज है, एक पहलू क्या है इसका। He suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted. इन्होंने बताया कि जब जब when इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करते हैं तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो ट्रांसमिट करता है। उसके बाद है दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, और ये जो फील्ड होता है वो वेव के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है और उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। The light is the form of radiation known from the early days, and speculation about its nature dates back to remote ancient times. In early days Newton, light was supposed to be made of particles that is called corpuscles. न्यूटन के टाइम में ये बिलीव किया जाता था कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो उस पार्टिकल को उस टाइम कॉर्पस्कल्स कहा जाता था। It was only in the 19th century when wave nature of light was established. ठीक है, Maxwell was again the first to reveal that light waves are associated with oscillating electric and magnetic character. सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर को ऑसिलेट करने से रेडिएशन पैदा होती है। सपोज करो ये कोई एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है और ये कोई एक्सिस है। इसमें ये एक देखो वेव कैसे जा रही है, ये रेड वाला जो वेव जा रही है वो देखो, तो रेड वाला को इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कहा गया, और जो ब्लू वाला जा रही है वाई एक्सिस से उसे क्या कहा गया, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कहा गया। ये 3D में जा रही है, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया और इस तरीके से ऐसे ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखो द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दीज कंपोनेंट्स हैव सेम वेवलेंथ, frequency, speed and amplitude, but they vibrate into mutual perpendicular planes. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेव कंपोनेंट होता है उसका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे ही वाइब्रेट करते हैं। अल्थो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वी विल कंसीडर हेयर ओनली फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज। अब इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। जो यहाँ पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो किसी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के थ्रू ही होता है, एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स 90 डिग्री का होगा, एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और वो लोग जो परपेंडिकुलर होगा वो प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में होगा, यानी जिस दिशा में बढ़ेगी दोनों एक ही दिशा में बढ़ता रह जाएगा। सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स इज शोन, जो कि ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज समझा दिया हुआ है। सेकेंड में है अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। जबकि साउंड वेव की बात करें तो उसे ये वेव प्रोड्यूस्ड और इन वाटर, ठीक है, ये मतलब साउंड वेव एक मीडियम चाहिए इसको पास करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। It is now well established that there are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength or frequency.
बहुत सारे ऐसे रेडिएशन है जो बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो जिसका वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी क्या है बहुत ही अलग अलग है। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे ये अलग अलग हमको वेवलेंथ या फिर फ्रिक्वेंसी देखने को मिलता है रेडिएशन का, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय द डिफरेंट नेम। अलग अलग जो जोन होता है, रीजन होता है, उसका एक अलग अलग नाम भी होता है। सम एग्जांपल्स लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन, दैट इज उसका 10 के पावर 6 हार्ज होता है, यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग माइक्रोवेव्स। रीजन अराउंड 10 हार्ज यूज टू फॉर अ रडार। रडार में कितने फ्रिक्वेंसी यूज किया जाते हैं, 10 रडार। इंफ्रारेड रीजन लगभग 10 के पावर 13 हार्ज, हजार नहीं हार्ज होता है, सॉरी, 10 के पावर 6 हार्ज, और इधर 10 के पावर 10 हार्ज और 10 के पावर 13 हार्ज यूज फॉर हीटिंग। अल्ट्रा वायलेट रीजन अराउंड 10 के पावर 16 हार्ज, अ कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशंस। ठीक है, द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10 के पावर 15 हार्ज इज व्हाट इज ऑर्डिनरी कॉल्ड विजिबल लाइट। जो 10 के पावर 15 हार्ज का होता है वो एक विजिबल लाइट होती है। इट इज ओनली दिस पार्ट विच आवर आइज कैन सी। ये जो 10 के पावर 15 वाला जो हार्ज होती है यानी रेडिएशन फ्रिक्वेंसी होती है, वो रीजन जो है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन। नॉन विजिबल रेडिएशन को देखने के लिए एक स्पेशल एक उपकरण चाहिए होता है, एक टूल्स चाहिए होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और बहुत ही अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो, दीज रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज नेमली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट कराया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हार्ज। फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट जो होता है वो हार्ज होता है या फिर पर सेकेंड होता है। After Heinrich Hertz, it is defined the number of waves that passes given in a 1 point in 1 second, given point in 1 second। एक सेकेंड में किसी एक पॉइंट से कितने वेव गुजरे हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वेवलेंथ शुड हैव दिस यूनिट ऑफ लेंथ, बिकॉज वेवलेंथ के पास जो यूनिट होता है, वो जो लेंथ के पास यूनिट होता है वो सेम होता है, दैट इज मीटर, दैट इज मीटर। उसके बाद देखो, सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स इन ऑफ मच स्मॉलर वेवलेंथ, smaller units are used, so on various type of electromagnetic radiations which different one another in wavelengths and frequencies. In in vacuum, all types of electromagnetic radiations regardless of wavelength travel at the same speed, that is 3 into 10 into power 8 मीटर पर सेकेंड। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है एक वैक्यूम में जो उसका स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट एंड गिवन बाय सिंबल दैट इज c। द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट आर रिलेटेड टू द इक्वेशन दैट इज c is equal to v लैम्डा। c is equal to v लैम्डा। यहाँ पे v का मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मतलब लैम्डा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, गामा रेज। गामा रेज कहाँ से कहाँ है, देख लो, 10 के पावर 24, 10 के पावर 20, 10 के पावर 24, 10 के पावर 20 के बीच वाले को क्या कहा गया, गामा रेज। एक्सरे का कितना होता है, 10 के पावर 18। अल्ट्रावायलेट का कितना होता है, 10 के पावर 16, 10 के पावर कितना 16। और इंफ्रारेड का कितना होता है, 10 के पावर 15, और 10 के पावर 12 भी इसमें इंफ्रारेड में आता है। माइक्रो 10 के पावर 10 में, फेमटो 10 के पावर 8 में, उसके बाद फेमटो, इसमें तीनों सिंपली समझो। रेडियो 10 के पावर 8 से 10 के पावर 6, लॉन्ग रेडियो वेव किसमें आता है, 10 के पावर 4 से 10 के आसपास। और जो विजिबल रेज होती है 10 के पावर 16 से लेकर के 10 के पावर 14 के बीच वाला जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। और यही विजिबल स्पेक्ट्रम को हम लोग देख पाते हैं, बाकी किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं। यानी 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला जो होता है, नैनोमीटर, ये एनएम हुआ, नैनोमीटर, ठीक है, एनएम में लिया जाता है, नैनोमीटर, नैनोमीटर, ये सब, ठीक है। तो ये नैनोमीटर में सारा लिख दिए हुए हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। The other commonly used quantity, especially in spectroscopy, the wave number. It is defined as the number of wavelengths per unit length.
नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग वेव नंबर कहते हैं, और इसको पर मीटर से, ऐसा यूनिट क्या होता है, पर मीटर होता है, कॉमनली यूज पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, जो एक विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का, जो दिल्ली में है, ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज, calculate the wavelength of the electromagnetic radiations emitted by the transmitter, which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे, जिसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पता है और स्पीड ऑफ लाइट भी पता है। तो जब फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, c इज इक्वल टू लमडा भी होता है। तो लमडा का वैल्यू निकालना है, दैट इज c बाई भी। तो c का स्पीड ऑफ लाइट, अब फ्रीक्वेंसी हो ही गया, तो किलो हर्ट्ज है, तो किलो से किलो को हटा दोगे तो 10 के पावर 3, अब कैलकुलेट करके 219.3 मीटर आ जाएगा। दैट दिस इज द कैरेक्टर ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव किस में आता है, जो इतना वैल्यू आ रहा है ये रेडियो वेव में ही आता है, क्योंकि आपका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। रेडियो वेव किस में आता है, रेडियो 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 देख लो, रेडियो वेव दैट इज यहाँ से 10 के पावर 8 से लेकर के 10 के पावर यानी 0 यानी 1 तक, तो 1 से लेकर के 10 के पावर 8 तक जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियो वेव कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक उसी तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और सारा का फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल्स नेचर, ये जो टॉपिक है प्लैंक कांस्टेंट, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी क्या है, इसको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो।